हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 6 लेक्चर से लगातार बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जहां से आपके एग्जामिनेशन में हमेशा सवाल पूछा जाता है। उसमें से कई सारे टॉपिक्स थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिससे भी हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से देखने का और समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखने के लिए आप बाद में लिख लेना, लेकिन यदि आप समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर आप एग्जामिनेशन में इससे आने वाले तमाम सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और अच्छे नहीं है तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अभी कोविड का फेज चल रहा है, उसके बाद फिर अपने पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले यह जानिए कि आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सवाल यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से ऐसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल? 5 सवाल। लेकिन इसका एक टॉपिक है, एक सब टॉपिक है जिससे लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसमें 3 प्रकार के लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। इन 3 लेवल को आप एक एक करके ध्यान से समझना, इससे एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में पक्का रहेगा। तो चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि टीचिंग के टोटल कितने लेवल होते हैं, टीचिंग के टोटल कितने लेवल्स होते हैं, ऐसा सवाल पूछा गया, इसलिए ध्यान रखना। पहला तो आंसर यही बनेगा कि 3 लेवल होते हैं। और 3 लेवल कौन कौन होते हैं एक बार नाम देख लो, नाम याद कर लो। पहला जो होता है लेवल उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग, दूसरा होता है उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरे नंबर का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि मेमोरी लेवल टीचिंग जो है सबसे लोएस्ट अप्रोच है और अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच जो है वह मिड का अप्रोच है, मिडल अप्रोच है, बीच का अप्रोच है, और लास्ट वाला जो अप्रोच है वह हायर अप्रोच है। जो हायर एजुकेशन में छात्र चले जाते हैं उनको हम लोग इस अप्रोच के थ्रू पढ़ाते हैं। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग जब आया तो उसके कौन प्रतिपादक रहे हैं, उसके कौन फाउंडर रहे हैं, और मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी, ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल के बारे में 5 बात लिखिएगा। पहला बात यह लिखिए, यहां से सवाल पूछा गया है कि मेमोरी लेवल टीचिंग के फाउंडर कौन है। यदि आपसे यह पूछा जाए तो याद रखना, नाम पक्का मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद कर लेना। इसके फाउंडर जो हैं हर्बर्ट हैं। यह एक बार पूछा गया है सवाल और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में फिर से पूछा जाए। फाउंडिंग से पूछा जाता है या फिर आप ऐसे कर देगा कि मिलान करने के लिए दे देगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन जो वैज्ञानिक हैं या फिर एजुकेशनिस्ट हैं जो मेमोरी लेवल टीचिंग के फाउंडर हैं, तो उनका नाम है हर्बर्ट। और मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है? देखो, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके एजुकेशनल लाइफ का 3 स्टेज होता है। पहला जो उसका स्कूल लेवल एजुकेशन होता है, और दूसरा जब वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज लेवल जो अप्रोच है, और तीसरा वो जब जाता है यूनिवर्सिटी में, जब आप जेआरएफ करके यूनिवर्सिटी में जाओगे पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए। ये सारे जो अप्रोच हैं, मास्टर वाला अप्रोच भी इसी में आता है। तो ये सभी के सभी किस में आते हैं? हायर एजुकेशन वाले अप्रोच में आते हैं। उससे पहले बीच वाला जो अप्रोच है, वह कॉलेज वाला जो अप्रोच है, वह हायर एजुकेशन से ठीक पहले वाला चरण है, ठीक पहले वाला स्टेप है। और सबसे पहला स्टेज जो है, प्राइमरी स्टेज, वह स्कूली लाइफ है, स्कूल का लाइफ है, स्कूली जीवन है। तो स्कूल लाइफ में बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस विधि को ही मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक समझ में आई बात? तो यहां से एक सवाल पूछा जाएगा कि स्कूली लेवल बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से किस अप्रोच का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल अप्रोच। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, स्कूल लेवल अप्रोच है।
स्कूल लेवल अप्रोच है। इसी में आ सकता है कि मान लो प्राइमरी जो एजुकेशन होता है उसमें कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, तो वह यही अप्रोच होगा, मेमोरी लेवल अप्रोच ही होगा प्राइमरी एजुकेशन में। इसमें सिखाते क्या है बच्चों को, मेमोरी, चूंकि आपको शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि मेमोरी जो है यहाँ पर हम लोग बच्चों को रटने के लिए सिखाते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, रटने के लिए। जैसे बचपन में आप देखते होंगे हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, आप भी अपने घर में छोटे बच्चे को पढ़ाते होंगे, तो रटंत विद्या चलता है, जैसे बोलो क से कमल, ख से खरगोश, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे को सिर्फ रटाया जाता है कि 1 का टेबल याद कर लो, 2 का टेबल याद कर लो, 3 का टेबल याद कर लो। अंकल भी कॉल कर रहे हैं तो अपने भतीजे को बोल रहे हैं बेटा सुना दो क ख ग घ, तो ये सब सारा चीज़ क्या है, ये सभी के सभी मेमोरी लेवल अप्रोच हैं जो कि स्कूली एजुकेशन तक काम करता है। और जो मेमोरी लेवल अप्रोच होगा उस बात को हमेशा याद रखना कि यह टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा, यानी कि यहाँ पर जो मास्टर जो कहेगा वही बच्चा चुपचाप सुनेगा, बीच में यदि कुछ भी बोलेगा तो कूटा जाएगा, ठीक। तो मेमोरी लेवल अप्रोच में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, जहां पे शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण है और जो शिक्षक बोलेगा वही बच्चा सुनेगा, वही बच्चा याद करेगा, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं। सोचना समझना तो है ही नहीं, यहाँ पे सोचने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ जितना कर रहे हैं चुपचाप सुनो। ऑटोक्रेटिक है इन्वायरमेंट यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, मेमोरी लेवल अप्रोच में, स्कूली लेवल अप्रोच में, प्राइमरी लेवल अप्रोच में। तो 2 चीज़ें सिखाई जाती है, पहला रटने के लिए सिखाया जाता है, और आपसे पूछा जाए कि बच्चा जब सीखना चाहता है, सीखने के लिए जब बड़ा होता है, लर्निंग स्टेज में जाता है, तो पहला स्टेज कौन है, तो पहला स्टेज मेमोरी लेवल स्टेज है। तो 2-4 बातें हमने सीखी, पहला इसके फाउंडर हर्बर्ट हैं, दूसरा स्कूली लेवल अप्रोच है, तीसरा प्राइमरी लेवल अप्रोच है, चौथा रटने के लिए सिखाया जाता है, और 5वां टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। और छठा पॉइंट लिखिएगा, इसमें जो बच्चों को सीखने की जो तीव्रता होती है ना, सीखने की जो स्पीड होती है, रैपिडिटी, यह बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ रटा रहे हो ना, भोर में उठा दिए बच्चे को, रटाए जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो रैपिडिटी इन लर्निंग जो है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज, ठीक। यहाँ पर बच्चा सोचता ही नहीं है, बस रटे जा रहा है। तो मेमोरी लेवल अप्रोच के बारे में इतनी सारी बातें थी। और यदि आप चूंकि जानते हो कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लास्ट में हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, ताकि हम लोग पढ़े उसका कितना फायदा हुआ। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो मान लो कि मेमोरी लेवल टीचिंग से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में कोई भी सवाल पूछा गया तो आप उसको निकालिए और बनाइए, यही दरअसल मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो मेमोरी लेवल अप्रोच के थ्रू जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके मूल्यांकन के लिए आप किस तरीके के सवाल सेट करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, मेमोरी लेवल अप्रोच में हम लोग उसके जांच पड़ताल के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, ठीक है। मेमोरी लेवल अप्रोच में, यानी कि स्कूल लेवल अप्रोच की बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि स्कूल में संक्षेपण वगैरह सिखाया जाता है, प्रेसाइजिंग वगैरह सिखाया जाता है ना। तो संक्षेपण या फिर ऐसे लिखने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे मेरे टीचर थे, उनका नाम था राजकुमार सर, तो जाते थे हमेशा, मेरे ख्याल से कम 20 से 30 बार उन्होंने गाय पर निबंध लिखवाया होगा। तो गाय पे लिखे जा रहे हैं, गाय के 4 टांग होते हैं, ये वो, एक पूंछ होती है, मतलब हद स्थिति था यार, कुछ भी मतलब चल रहा था चीजें। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया जाता था मेमोरी लेवल अप्रोच का इवैल्यूएशन के लिए। तो आपसे 5-6 सवाल पूछे जा सकते हैं मेमोरी लेवल अप्रोच से। तो मेरा ख्याल है कि यदि आप इतने सारे बिंदुओं को समझने में सफल हैं तो फिर इससे आने वाले तमाम सवालों को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे लेवल अप्रोच की तरफ। और देखो, एक बार पढ़ो, एक बार ऐसा पढ़ो ना कि हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, फिर किसी की जरूरत ही ना पड़े, आप किसी को फिर पढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि एक ही चीज पे कितना मेहनत करते रहोगे यार। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच। दूसरा अप्रोच हमने बताया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच होता है। अच्छा, हिंदी उसका मैं नहीं बताया था ना, उसका हिंदी लिख लेना, उसको स्मृति स्तर बोलते हैं, मेमोरी लेवल स्मृति स्तर, ठीक। और दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समझ ही रहे हो, यहां पे समझ विकसित होता है, ठीक है, यहां पे समझ विकसित होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवबोध, अवबोध, ठीक है। बोध का मतलब समझना, अब यहां पे समझने की शुरुआत होती है, और इसी को ग्रहण स्तर भी बोला जाता है, ग्रहण स्तर भी बोला जाता है। कौन कौन से इतने सारे टफ हिंदी यूज किया गया इसके लिए, तो आप याद कर लेना, कोई बात नहीं। हम लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच क्या होता है। तो पहली बात हम लोग बताए थे आपको
सॉरी, हम लोग कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया था ना कि एक फाउंडर से सवाल पूछा जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के फाउंडर कौन होंगे? पहला नाम यह याद रखो, एक सवाल यहां से तय है, तो उनका नाम है मॉरिसन। ठीक है, वहां पे कौन थे? हर्बर्ट थे, और यहां पर कौन है? मॉरिसन है। मिलान के लिए दिया जाएगा तो आप तीनों याद रखोगे तभी आप सही बना पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर यह मत बोलना कि आप बोले थे कि आएगा, आया नहीं था, गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। वहां पे चीजों को क्या सिखाया जा रहा था? रटने के लिए, और यहां पर क्या? रोट का मतलब रटना होता है, और यहां पर चीजों को क्या? रटने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाया जाता है कि अब आप चीजों को समझो भी। कितना दिन तक रटते रहोगे? कॉलेज में आ गए हो ना भाई, कॉलेज में अभी बच्चों का प्यार परवान चढ़ता है, तो चीजों को नहीं समझोगे तो कैसे होगा? हालांकि प्यार व्यार समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो तो चीजें बाद में जब समझ में आती है, बड़े होते हैं तब पता चलता है अच्छा वो तो प्यार था ही नहीं, वो तो अट्रैक्शन था। तो अट्रैक्शन तो फिर हजारों से हुआ था बचपन में, तो वो सारा चीज को हम लोग उस समझ बैठते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच में दो चीजें होती हैं। पहला चीज मेमोरी का भी डेवलपमेंट होता है, और दूसरा इंसाइट का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो यहां पे लिख लेना मेमोरी प्लस इंसाइट, मेमोरी प्लस इंसाइट। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं रटने के साथ साथ समझने की शक्ति का भी विकास करवाया जाता है बच्चों के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं। यहां पे चीजों को जनरलाइज करना सिखाया जाता है। जनरलाइज से ही बना है जनरलाइजेशन। यदि आप इतिहास के छात्र हैं और हमारे वीडियो को देखे होंगे सामान्यीकरण पे, तो मेरा ख्याल है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जनरलाइजेशन किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी चीज एक छोटा सा, जैसे मान लो कि गाय लिखा होता है ना कि गाय पे निबंध लिखना है, तो गाय एक शब्द है और उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, मतलब उसके बारे में जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं उसको हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे गाय दूध देती है, फिर दूध से स्पंज बनता है, फिर ये तमाम सारी चीजें, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाती है। तो इसी को बोलते हैं जनरलाइज करना, किसी भी चीज को सामान्य करना, आसान कर देना, ताकि कॉमन से कॉमन व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो सके और उसको समझ सके। ठीक है, समझ में आ रही बात? चौथी बात, यहां पे कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाता है। कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट यहीं से शुरू होता है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लेकर तमाम सारा थ्योरी भी हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ना था हम लोग को। शायद आप लोग मैथ पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ना ही होगा, मेरे ख्याल से सिलेबस तो अब तक बदला नहीं है। तो यहां पर चीजों को जनरलाइज करना सिखाया जाता है। तो बेसिक अंतर क्या है? अंतर ये कि वहां पे सिर्फ रटना सिखाया जा रहा था और यहां पे रटने के साथ साथ समझना भी सिखाया जा रहा है। यहां पे आपका इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपका इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है, और यहां से थोड़ी थोड़ी चीजें आपके अंदर ईआई आना शुरू होता है। ईआई क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। यहां पे धीरे धीरे आना शुरू होता है। हालांकि बहुत सारे गधे ऐसे हैं जो एमए पीएचडी कर जाते हैं, कई लोग तो प्रोफेसर भी बन गए, कई लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास ईआई का अभाव रहता है। इसलिए वो बच्चे लास्ट में जाकर कभी सुसाइड कर लेते हैं। इतने बड़े पद पे थे, लेकिन सुने होंगे कि डीएम साहब सुसाइड कर लिए। तो जो आईक्यू होता है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, और ईआई जो होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे ईआई धीरे धीरे कर करके बच्चों को सिखाया जाता है, और वहां पे सिर्फ आईक्यू की बात हो रही थी। समझ रहे हैं बात को? मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। चलिए, इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देखने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट यदि लिखना हो तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यहां पर शिक्षक और छात्र, ठीक है, शिक्षक प्लस छात्र, वहां पर क्या एप्टीट्यूड था, वहां पर क्या अप्रोच था? एप्टीट्यूड बोल रहा हूं, वहां पर क्या अप्रोच था कि वह टीचर सेंटर्ड अप्रोच था। लेकिन यहां पर न टीचर सेंटर्ड है न स्टूडेंट सेंटर्ड है, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। इधर 50% इधर सेंटर्ड है और 50% इधर सेंटर्ड है। यानी कि यह जो अप्रोच है वह शिक्षक के लिए और छात्र के लिए, दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच की बात की जाए कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो इसके मूल्यांकन में एक चीज जो पहले से चला आ रहा था वो तो रहेगा ही। पहले से क्या चला आ रहा था? एसे टाइप। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन से तो हम लोग मूल्यांकन करेंगे ही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल अप्रोच जो है मेमोरी लेवल अप्रोच से एक स्तर आगे है। तो यहां पर ऐसे टाइप इवैल्यूएशन के साथ साथ कुछ अलग टाइप के भी सवाल होंगे इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें शॉर्ट आंसर भी आएगा। यहां पे शॉर्ट आंसर भी आएगा, लिखने के लिए सिखाया जाता है। शॉर्ट आंसर भी
लिखवा करके आप मूल्यांकन कर सकते हो छात्रों का। उसके साथ साथ यहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले से भी चलता आ रहा था, लेकिन वहां पर मेनली जो फोकस किया जाता था वो ऐसे टाइप पे किया जाता था, और यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी सिमिलर फोकस किया जाता है। सिमिलरली जितना कि ऐसे टाइप, जितना कि शॉर्ट आंसर टाइप पे, उतना ही ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप वाले क्वेश्चन पे भी फोकस किया जा रहा है, उतना ही ऊर्जा खर्च किया जा रहा है। तो बेसिक अंतर क्या हुआ मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में? एक तो फाउंडर थे हर्बर्ट, यहाँ पे हो गए मॉरिसन। वहां पे रटना सिखाया जा रहा था, यहाँ पे रटने के साथ साथ समझना सिखाया जा रहा था। तीसरे नंबर अप्रोच की बात करते हैं, जो कि लास्ट का अप्रोच है, जिस अप्रोच के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, वह अप्रोच है रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में पहला पॉइंट लिखिए हमेशा की तरह, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है हंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें चीजों को याद करने के साथ साथ पहले से क्या चलता आ रहा था, मेमोरी। दूसरा इंसाइट, इंसाइट को ही आप अंडरस्टैंडिंग लिख लो जो लिखना चाहते हो। दो अप्रोच तो पहले से चलता रहा था, लेकिन चूंकि यह एक हायर लेवल है तो इसमें एक नया चीज जुड़ेगा और वो होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे आप थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ो फिजिक्स में, जैसे सूर्य की किरण आती है मिरर पे पड़ती है तो फिर यहां से चीजें रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरीके से मान लो यहाँ पे प्रोफेसर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक? तो ये प्रोफेसर साहब कुछ भी लेक्चर देंगे तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सीधा का सीधा उसको मेमोराइज कर लेगा, रट लेगा, कुछ बोलेगा नहीं। नहीं, स्टूडेंट क्या करेगा, चुपचाप सुनेगा, समझेगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा, सवाल करेगा, प्रोफेसर साहब का थोड़ा दिमाग चाटेगा। तो ये चीज कहां पे आता है? ये चीज आता है रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच में। यह सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल अप्रोच है, इससे ऊपर का टीचिंग लेवल कोई है ही नहीं अभी तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। तो याद रखना, यहाँ पे चीजों को याद करने के साथ साथ, समझने के साथ साथ, उस पर सोचने की क्षमता, उस पर रिएक्ट करने की क्षमता, उसको प्रोफेस करने की क्षमता, उस पर सवाल पूछने की क्षमता, उसके साथ साथ उसको एनालाइज करने की क्षमता, सिंथेसाइज करने की क्षमता, इन तमाम तरह के कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट करवाया जाता है, उसका विकास करवाया जाता है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। तीसरे पॉइंट के तौर पे लिखिएगा इसमें, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि यह जो अप्रोच होता है वह स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड बोले या फिर लर्नर सेंटर्ड बोले, एग्जामिनेशन में लर्नर सेंटर्ड ये लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह जो अप्रोच है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। जैसे आप एमफिल में जाते हो या फिर आप पीएचडी में जाते हो तो यहां पर प्रोफेसर साहब नहीं तय करते हैं कि आप किस पे पीएचडी करोगे, किस टॉपिक पे करोगे। यहां पर आप तय करते हो कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं। तो यह जो अप्रोच है इसी को बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि लर्नर का जहां पे इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोफेसर साहब काम करवाएंगे। लेकिन क्या बचपन में वैसा होता था? नहीं होता था। बचपन में तो कुटा जाते थे, याद करते थे, बीच वाले में भी नहीं होता था, लेकिन लास्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की मनमानी चलती है। यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। समझ में आ गई बात? अब देखो, जितना ऊपर जाओगे हायर एजुकेशन में उतना जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो ओपन होता चला जाएगा। ठीक है, पहले ओपन इन्वायरमेंट नहीं था। जैसे पहले गुरुजी डांट देते थे तो घर बोले तो आप यदि आप जाकर के बोल देते हो कि सर डांटे थे तो घर वाले भी कूटते और सर भी कूटते थे, ये दिक्कत था। लेकिन यहाँ पे जो है चीजें बहुत ओपन है, बहुत ओपन इन्वायरमेंट है। आप प्रोफेसर से, अपने गाइड से, सुपरवाइजर से खुलकर बात कर सकते हो उस टॉपिक पे, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं अभी पूरे भारत में, मतलब कई लोगों तो मैं पर्सनली जानता हूं जो अपने रिसर्च स्कॉलर से बैंगन ढुलवाते हैं कि मतलब मेरा गाड़ी खड़ा कर दो, ये कर दो, वो करो, तो फलाना ढिमकाना जितना भी जो है पर्सनल काम करवाते हैं। तो वैसे विश्वविद्यालय से, वैसे गाइड के अंदर आके कभी पीएचडी मत करना। मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूं कि वो लोग बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मैं मतलब क्रिटिसाइज मतलब निंदा नहीं कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं मैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा हूं उनको। ऐसा वाकई में है, आप जानते होंगे, आप भी कई प्रोफेसर को जानते होंगे जो इस तरीके से वो लोग पर्सनल काम निकालते हैं अपना रिसर्च स्कॉलर से। तो ये सब गलत चीजें हैं यार, ये सब चीज का क्या मतलब है। कई लोग तो जेआरएफ का पैसा तक मांग लेते हैं, मैंने ऐसे प्रोफेसर को भी देखा है। तो बताओ, ऐसे लोगों पर तो लानत ही है ना फिर।
1 लाख रुपया सरकार दे रही है, 2 लाख रुपया, फिर भी मतलब जीआरएफ वाला पैसा मांगते हैं। हद स्थिति है यहाँ के लोगों का। आगे बात करते हैं, इसमें और क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपको थॉट प्रोसेस यानी कि आपको सोचना सिखाया जाता है। आप यहाँ से थिंक टैंक का रूप लेते हैं, आप सोचना सीखते हैं, आप रिएक्ट करना सीखते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप मनन करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके अंदर लॉजिकल डेवलपमेंट होता है, आप तार्किक बनते हैं, आप ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं मानने लगेंगे, आप उसका तर्क ढूंढते हैं, आपका अप्रोच और जो है वह साइंटिफिक हो जाता है। कहाँ पर? रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच में। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे, इसके मूल्यांकन के लिए मुख्यतः ऐसे टाइप ही होता है। आप देखते होंगे कि एमफिल में डिसर्टेशन लिखना पड़ता है और पीएचडी में थीसिस लिखना पड़ता है। वह ऐसे टाइप ही चीजें हैं जिसमें एक टॉपिक के ऊपर आपको पूरा सोर्सेज जुटा करके, बिब्लियोग्राफी से लेकर के तमाम तरह के सवालों को जुटा करके आपको लिखना पड़ता है और जमा करना पड़ता है, तभी आपको डॉक्टरेट डिग्री मिलती है। एमफिल यदि आप करोगे तो डिसर्टेशन तो लिखोगे, मेहनत लगभग उतना ही लगता है, लेकिन वहां पे आपको आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो एमफिल की डिग्री लेने के बाद। लेकिन यदि आप पीएचडी करते हो और पीएचडी करने के बाद जो डिग्री मिलती है वहां पे आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर चिलाना, इस टाइप से। आगे समझ में आई बात? चलो अब देखो, जब आपके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता आएगी, सोचने की क्षमता आएगी, मनन करने की क्षमता आएगी, आपका खुद का थॉट प्रोसेस होगा, आप लॉजिकल हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर एक एटीट्यूड भी आएगा। ठीक है, उस टाइप वाला एटीट्यूड नहीं, जैसे लड़का किसी लड़की से जाता है बात करने तो लड़की बात नहीं करती है तो उसको बोलता है बहुत एटीट्यूड है इसमें, वो वाला नहीं, वो तो गलत है। एटीट्यूड तो गलत मतलब चीज़ें हैं। या फिर कोई बात करने आपसे चला जाए तो आप बोलते माँ बाप नहीं है क्या घर में, बहन नहीं है क्या, इस टाइप का जो चीज़ें होती है ना, इसको एटीट्यूड वगैरह नहीं बोलते। ये तो लोग मतलब बदतमीजी कर रहे होते, इसको एटीट्यूड थोड़ा बोलते हैं। ठीक है, एटीट्यूड इज डिफरेंट थिंग। तो एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है आपके अंदर, कहाँ पे? थॉट प्रोसेस डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका खुद का अपना एक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होगा आपके अंदर। और जो देश और समाज में जितनी भी एक्टिव चीज़ें आप उसमें पार्टिसिपेट करने की क्षमता का भी विकास होगा। आप पार्टिसिपेशन करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आई बात? चलो अब रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच में जितनी भी बातें थी लगभग हमने सभी बातें कर ली, इसमें और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यदि आप इतना सारा पॉइंट को, इतने सारे बिंदु को यदि आप समझने में सफल रहे हैं तो आप इससे आने वाले तमाम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है, बशर्ते कि आप ध्यान से इसको समझे हो। और यदि आप ध्यान से समझोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे, तो मैं दावा करता हूं कि आप किसी को पढ़ा सकते हो। सवाल बनाना तो दूर, मतलब बहुत आसान काम है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो नहीं पढ़ो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए, और लोगों से ज़्यादा सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, तभी लोगों से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।